रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 44 की रीडिंग। जैसे कि कल कहा था ना कि डेली एपिसोड आएगी, तो ब्रो फाइनली देयर इज एपिसोड। ओके, तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए नॉर्मली का आपको एपिसोड ही ना मिले। ब्रो ये तो जाती है ना, मेरे साथ भी आपके साथ भी। सो काइंडली कीप सपोर्टिंग। और आज मैं कल वाली एपिसोड की कमेंट्स भी रीड करूँगी। तो नावल नेम कलबेज़र इस कलम एमिरेट्स उर्दू नावल आर्चिव। हस्बे मामूल मियाँ अपनी पसंदीदा जगह पर बैठी चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। मोमिन भी अंदाजे के मुताबिक इसे स्विमिंग एरिया में तस्वीर करता वहाँ आया तो तवक्को के मुताबिक सामने कुर्सी पर अपनी तरफ रुख किए बैठी मियाँ को देखते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। इसके हाथ में मांग देखते वो पुरसोच अंदाज में वहीं से वापस पलट गया। मियाँ रात की गहरी स्याही में लिपटे आसमान को तके जा रही थी और मुसलसल कुमार साहब के बारे में सोचों में गुम थी। रात की बढ़ती हुई ठंडक के बायस इसने बेसाख्ता झरझरी ली और अपनी ओढ़ी हुई शाल को मजीद सख्ती से कंधों के गिर लपेट लिया। आज इसे सोफ़ी से बात करने पर यह इत्तला मिली थी कि वह एक दो दिन में पाकिस्तान पहुंच रही है। कुमार साहब के कहने पर ही इसने सोफ़ी को पाकिस्तान बुलाया था और बलाहिर इसे वीज़ा मिल चुका था। अब वो पाकिस्तान आ रही थी। मियाँ गहरी सोचों में गुम अपनी ज़िंदगी के कठिन सफ़र का जायज़ा ले रही थी कि अचानक इसके पीछे एक सुरीली मर्दाना आवाज़ गूंजी। इसने एकदम से मुड़कर देखा। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आ जाए हिस्से में तू मेरे। मोमिन शोह मिजाजी से ये गुनगुनाते मियाँ की बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठा था। फ्रेंड्स, मोमिन ने पूरे एतमाद के साथ मुस्कुराते हुए मियाँ के सामने हाथ फैला दिया। पिछले 2 दिनों से जहाँ कहीं भी मियाँ से इसका टाकरा होता, वो बेतकल्लुफ़ी से इसी तरह मुस्कुराता हुआ इसके सामने हाथ फैला देता और हर बार मियाँ इस ऑफ़र को नज़रअंदाज करके रद्द कर देती। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मियाँ ने किसी के लिहाज के बगैर दो टोक अंदाज में मोमिन को जवाब देकर फिर से रेड सिग्नल दिखाया। और यकीनन ये पुट्ठी पट्टी आपको ईमान भाभी ने पढ़ाई होगी। मोमिन ने बुरा बनाने वाले बिना बुरा मनाए अपना हाथ वापस खींच लिया था। व्हाट इज पुट्ठी? मियाँ ने तजस्सुस से पूछा था। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, उल्टी मीन्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मोमिन ने अपने हाथ में पकड़े चाय के मग को लबों से लगाते हुए आम से अंदाज में कहा, ओ बताया तो ईमान ने ही था मगर रॉन्ग नहीं। मियाँ ने मोमिन के हाथ में चाय का मग देते हुए इसे घूर कर कुछ कहे बगैर अपनी नज़रें हटा दी थी। इसे आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आने लगी थी कि मोमिन के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी। पिछले कई दिनों से जो कुछ वो खाती थी या जो काम करती थी, चंद ही लम्हों बाद मोमिन भी वही करते नजर आता था और मियाँ इस सब से बिल्कुल बेखबर नहीं थी। यहाँ आने के बाद इतना तो वो जान गई थी कि मोमिन हमेशा कॉफ़ी पीता था, मगर इस लम्हे चाय पीते हुए इसे देखकर मियाँ को हैरत हो रही थी। मोमिन ने खुद को घूरता पाया तो जवाबन वो भी मियाँ को घूरने लगा, जिस पर वो सिटपिटा कर अपना चेहरा मोड़ गई। बाय द वे, आवाज़ अच्छी है तुम्हारी। मियाँ ने पहलू बदलते हुए मोमिन की आवाज़ की तारीफ़ की। थैंक्स, बट यू नो व्हाट मियाँ, यहाँ तक सब लड़कियाँ मेरे टैलेंट की तारीफ़ करती हैं, फिर इससे आगे सीन फ्लॉप हो जाता है। मम्मी ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, वो क्यों? यानी दिलचस्पी से पूछा। इसके बाद सब ब्रदर बोल देती है। मोमिन लाचार शक्ल बनाते हुए फिर से चाय का मग लबों से लगा गया, जबकि इसकी बात पर मियाँ का बेसाख्ता बुलंद कहका अंधेरी रात की गहरी खामोशी में फैला था। मोमिन ने चौंक कर इसे देखा जो मुंह खोले हंसी जा रही थी। ले बे मोमिन, हंसी तो मतलब हंसी। इसके हंसने पर मोमिन ने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा, वैसे इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं कि दोस्ती ना की जा सके। मोमी ने इसके सामने फिर से हाथ बढ़ाते हुए आज की आखिरी कोशिश की। मियाँ ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ देखा, फिर सहूलत से अपना हाथ बढ़ाकर इसके हाथ से मिला गई थी। ओके फ्रेंड्स, मियाँ ने मोमिन का हाथ थामते हुए हिलाकर कहा। मोमिन को तो इस अचानक होने वाले मोजज़े का 1% भी इम्कान न था। अपनी हथेली पर मियाँ के हाथ की नरम गरम हथेली का पहला लम्स महसूस करते इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। सारा खून नुचड़ का चेहरे पर सुर्खी की तरह फैल गया था। वो बहुत सी लड़कियों से हाथ मिला चुका था, यूनिवर्सिटी की बहुत सी दोस्त लड़कियों के गले भी लग चुका था, मगर ऐसी कैफियत इसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी।
काबुल में मियाँ बिल्कुल नॉर्मल चेहरा लिए मुस्कुराते ही मोमिन के चेहरे पर फैलती शर्मीली मुस्कुराहट को बड़ी फुर्सत से सहा रही थी। मोमिन ने आहिस्तगी से अपना हाथ इसके हाथ से निकाला और एक लम्हे के लिए मुस्कुराकर इसे देखा। मियाँ की नज़रों में झिझक नाम को न थी। वो बिना किसी झिझक के इसी मुस्कुराहट के साथ इसे देखी जा रही थी। वे साहता लबों पर ज़बान फेरते हुए मोमिन ने अपनी शर्मीली मुस्कुराहट को चाय का मग लबों से लगाते छुपाया था। पल में मंजर बदल गया था। थोड़ी देर पहले मियाँ को बेबाकी से देखने वाला मोमिन अब शर्मीली सी मुस्कान चेहरे पर सजाई नजरें झुकाए चुपचाप चाय पी रहा था। ओह यू आर ब्लशिंग, मियाँ ने इसकी हरकतों का भरपूर जायजा लेते हुए मुस्कुरा कर कहा। कौन? मैं? नो, नो वे। मोमिन ने चेहरा पर हाथ फेरते हुए नॉर्मल बनने की कोशिश की थी, मगर अब वो मियाँ से नजरें चुराता इर्द गिर्द देख रहा था। मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ कि तुम शर्मा रहे हो, लाल गाजर। मियाँ ने धीमा सा हंसते हुए सर में हिलाया और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई, जबकि मोमिन वहीं सुन-सा बैठा इसकी बात को प्रोसेस करने में लगा था। फिर कुछ सोचते इसने अपना फ़ोन निकाला और सेल्फी कैमरा खोला। फ्लैशलाइट ऑन करते हुए वो अपने दोनों गालों को देखने लगा, जो दूधिया सफ़ेद से सुर्ख गुलाब हो गए थे। लाल गाजर? मोमिन ज़ेरे लब बड़बड़ाते अपनी ही हालत पर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। कौन भाई? लकी मोमिन के पास बैठते हुए बोला तो मोमिन ने इसकी बेवक़्त आमद पर दिल में से कोसा था। मैं, वैसे गाजर लाल ही होती है, कहने की ज़रूरत नहीं। मोमिन फिर से खुद को कैमरे में देखता मुस्कुरा कर बोला था, चाइना की गाजर खट्टे रंग की होती है भाई। वैसे आपको किसने गाजर कहा? लकीर ने इतना कहते टेबल पर पड़ी चाय के मग को थामने की कोशिश की, तो मोमिन ने घूरते इसके चाय की जाने बड़े हाथ पर चपेट लगाई थी। दोस्ती हो गई है तेरी भाई की? मोमिन लकी को देखकर फहरिया मुस्कुराते बोला, किससे? लकी ने बात को हल्का लेते हुए आम से लहजे में पूछी। वो कीनिया वाली, मोमिन ने इतरा कर कहा तो लकी का मुंह एकदम से खुला था। मान गई शादी के लिए? लकी एकदम से सीधा हो बैठा, आंखें फाड़े, होंठ नींवा किए वो बेयकीनी से मोमिन को देखने लगा। नहीं बे, डायरेक्ट शादी का थोड़ी ना बोलूँगा, सिर्फ दोस्ती की है। मोमिन ने शरारत से मुस्कुराते हुए आंख दबाई तो लेकिन अजीब सा साकन चेहरे से मोमिन को देखते हुए अपनी नाक पर ढलकता चेहरा फिर से ऊपर चढ़ाया था। चल अब ऐसे ना देख, नजर लगाएगा क्या? लकी को मुसलसल घूरते देख मोमिन ने हल्के से कहा। लकी भी जैसे होश की दुनिया में आया था। आपने इन्हें ब्लैकमेल किया? लकी को ये बात किसी सूरत हजम नहीं हो रही थी कि मोमिन से कोई सुलझी लड़की दोस्ती कर चुकी थी, इसलिए मोमिन को देखते हुए बोला था, नहीं यार मैंने ब्लैकमेल नहीं किया, बस ब्लैक को मेल किया है। हैं? मतलब लकी की तेज़ प्रोसेसेस की मोमिन की समझ में नहीं आई थी। मतलब मैंने इससे बार-बार जितनी बार हो सका उतनी बार फ्रेंडशिप की ऑफ़र की और फिर फाइनली इस ब्लैक ने मेरी मेल पर अप्रूवल लगा दिया। मोमिन फहरिया कॉलर सीधा करते हुए सरशारे से बोला, ओह! तो यूँ कहें ना कि अपनी जान छुड़वाने को हामी भर गई। लकी का मुस्कुराते हुए बोला तो मोमिन ने इसे मुक्का दिखाया। चल ओए जेलस कंप्यूटर, तुम सब मेरी कामयाबी से जलते रहना। यही वजह है कि मैं आज तक ए प्लस लेकर नहीं आया। ऐसे तो नज़र लगा दो तुम लोग मुझे। मोमिन के कहने पर लकी बेसाख्ता हंसा था। भाई ए प्लस ना सही डी ग्रेड ही ले लो, कम से कम एक सेमेस्टर तो पास कर लो, कब तक एमएस में फंसे रहोगे? लकी का कहना था कि मोमिन की गैरत को जैसे ललकारा गया। हाँ, इसका हाथ नीचे को बढ़ा था क्योंकि इसकी गैरत को सिर्फ सामने वाले को चप्पल मारना ही गवारा था, पढ़ना तो इसने फिर भी नहीं था। और ये लकी ये देखते ही वहां से बाहर निकला था। इसे इल्म था कि इसकी मौजूदगी में मोमिन के झुकने का एक ही मतलब होता था कि इसकी छितर परेड होने वाली थी। तीर की रफ्तारी से भागते लकी को मोमिन बस पीछे से लानता नहीं कर सका था। वो जैसे ही एजेंसी के हेडक्वार्टर की इमारत में बाहर पहुंचा तो उसने अतराफ का एक मुहतात नज़र जायजा लिया था। छत पर नस्ब घूमते हुए कैमरे, सिक्योरिटी गेट्स और हर कोने पर मौजूद मुसलह गार्ड्स ने माहौल को खुफिया और महफूज बना रखा था। इमारत के मरकजी गेट पर खड़े उमर ने अपना सिक्योरिटी कार्ड स्कैन किया, जिसके साथ ही उसके कान में हफीफ सी बिप की आवाज़ सुनाई दी थी और सामने बड़े से फौलादी दरवाजे पर एक सब्ज रोशनी नमूदार हुई थी। गेट खुल चुका था और दरवाजे से आगे बढ़े इसके कदमों की मजबूत आवाज़ इमारत की खामोश फिजा में हल्की हल्की गूंज पैदा कर रही थी। लंबी राहदारियों से गुजरते हुए इसके कदम एक भारी दरवाजे के सामने आ रुके। दरवाजे के पास मौजूद बायोमेट्रिक स्कैनर ने इसकी शिनाख्त करते ही सब्ज रोशनी की अलामत दी और दरवाज़ा टूम की आवाज़ के साथ खुल गया। कमरे में दाखिल होते ही उमर को एक पुरस्कार माहौल का गहरा एहसास हुआ था। दीवारों पर लगी बड़ी स्क्रीनें, दुनिया भर के नक्शे, मिशन की तफसीलात और जदीद टेक्नोलॉजी से हासिल करदा डाटा दिखा रही थी।
मध्यम नीली और सब्ज रोशनी ने कमरे को एक खामोश मगर गहरी संजीदगी में डुबो रखा था। मेज़ के इर्द-गिर्द कुछ सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सब अपने अपने लैपटॉप्स पर नज़रें झुकाए हुए महम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे। टेबल के दरमियान में एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर नस्ब था, जो नक्शे और अहम अहदाफ को हवा में मुअल्लक करके दिखा रहा था, जिससे मीटिंग में बैठे अफराद मालूमात को आसानी से समझ सकते थे। हर सीनियर अफसर का चेहरा अपनी अपनी फाइलों और लैपटॉप्स पर झुका हुआ था और माहौल में एक खामोशी छाई हुई थी, जो कि ज़िम्मेदारी और मेहनत की अक्कास थी। दीवारों पर एजेंसी के गुज़िश्ता मिशंस की तस्वीर, कुछ इजाज़ात और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के झंडे अवेज़न थे, जो एजेंसी की आला कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को ज़ाहिर कर रहे थे। ये वो मकाम था जहाँ राज़ों का इंकशाफ होता था, जहाँ फ़ैसला साज़ी होती थी और जहाँ पर हर हुक्म एक मिशन की शक्ल अख्तियार कर लेता था। उमर सीनियर्स को सलूट करता अपनी हालिया नशीब संभाल गया था। इसके बैठते ही मीटिंग का आगाज़ हुआ। तमाम सीनियर अफसरान की नज़रें इस पर गड़ गई थी। कमरे में एक खामोशी सी छाई हुई थी, जैसे कोई अहम बात ज़ेरे बहस हो। उसके सेंसर उसके सीनियर ब्रिगेडियर साहब, जो टेबल की लीड सीट पर बैठे हुए थे, उमर की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए, मगर आंखों में एक संजीदगी अयान थी। कैप्टन अयान, हमें आपकी दरख्वास्त मौसूल हुई है। आप इस मिशन से दस्तबरदार होना चाहते हैं। इसकी कोई खास वजह? ब्रिगेडियर साहब ने बगैर किसी तमहीद के बात शुरू की थी। उनके लहजे में हल्की सी सर्द मोहरी और सवालिया अंदाज था। उमर ने एक लम्हे के लिए अपनी नज़रें नीचे की, फिर एतमाद से सीनियर की जानिब देखा। जी सर, इस केस में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एजाज दौरानी ना सिर्फ मेरे बारे में सब कुछ जानता है, बल्कि मेरे माजी और मेरी मौजूदा शनाख्त से भी वाकिफ़ है। वो मेरे काम, मेरी काबिलियत और मेरे तरीके तक को जानता है। ऐसी सूरत में मेरी मौजूदगी इस मिशन की कामयाबी को खतरे में डाल रही है। ब्रिगेडियर साहब ने उसकी बात दिलचस्पी से सुनी थी। इनकी आंखों में बात करते एक चमक थी। तो तुम इससे डर रहे हो रायान? रायान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता सर। उमर ने अपनी सीनियर की आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। ये हिकमत अमली है सर। एजाज दौरानी की रसाई और ताकत हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसके पास ऐसी मालूमात है जो ना सिर्फ मेरे लिए, बल्कि इस मिशन की कामयाबी के लिए भी खतरा है। इसकी बात समझते कमरे में मौजूद दीगर अफसरान ने सर हिलाया था। जहाँ तक बात मालूमात की है, तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इससे हर मामले का इल्म है और ये हर चीज़ एक तरह से हमारे लिए आसानी का बायस है। अगर वो एजेंसी की तमाम जानकारी को अपने गलत मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, तुम्हारे लिए रास्ता साफ और आसान हो जाएगा। ऐसे में इसे रायान रियासत के खिलाफ बगावत और गद्दारी के जुर्म में ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट 1923 और पीपीसी के मुतलका शिक्कों के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब ने उस संजीदगी से उमर को देखते हुए, रायान तुम जानती हो कि ये एजेंसी का एक अहम मिशन है। अगर तुम पीछे हट गई तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा। एक और सीनियर अफसर ने इसे देखते कहा था, आई नो सर, मगर इस केस को लेकर हमारे पास वक्त है और ना सेकंड चांस। एजाज दुरानी एक बहुत शातिर दिमाग सा सियासतदान है। वो कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मेरी टीम की इस पर नज़र है, मगर अभी तक इसने ऐसी कोई नाजुक चाल नहीं चली जिससे ज़रा सा भी हमें इसके खिलाफ सबूत मिल सके। अलबत्ता मुझे यकीन हो चुका है वो बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है और इस काम में वो अकेला नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत से चेहरे अभी छुपे हुए हैं। इसका बेटा मेरे घर तक भी रसाई हासिल कर चुका है सर। मैं इस पर केस कर सकता था, मगर ये कोई ठोस केस ना होता, इसीलिए मैंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरी फैमिली को इससे खतरा है। अपनी शनाख्त के साथ सरेआम इस केस को सॉल्व करना ना सिर्फ मेरे लिए, बल्कि हमारे इदारे के लिए भी खतरा है। उमर पुरसकून अंदाज में दलाइल के साथ तमाम सीनियर्स के सामने बात कर रहा था। तुमने हमेशा मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और हमें यकीन है कि इस मिशन को तुम ही मुकम्मल कर सकते हो। तुम्हारा तजर्बा और महारत इस मिशन के लिए इंतहाई अहम है। तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो इस मामले को सुलझा सकता है। हम चाहते हैं कि तुम इस जिम्मेदारी को निभाओ। अलबत्ता फ्रंट लीडिंग किसी और के हवाले कर दी जाएगी, मगर इस केस की तकमील तुम्हें ही करनी होगी। कमरे में मौजूद दीगर अफसरान भी ब्रिगेडियर साहब की बात से मुतफिक नजर आए थे। एक खामोशी सी छा गई थी, जिसमें रेहान ने दोबारा अपनी सीनियर की तरफ देखा और फिर एक फैसला कुन अंदाज में सारे, ठीक है सर, अगर एजेंसी चाहती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मगर ऐसी सूरत हाल में मुझे अपनी टीम में मजीद मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उमर के कहने पर तमाम अफसरान के चेहरे पर पुरसकून हुए थे। बैकफुट और फ्रंट फ्रेम पर जब भी तुम्हें मदद दरकार हो गई, मुकम्मल सपोर्ट दी जाएगी। एंड डोंट वरी, तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी हमारे हवाले। ब्रिगेडियर के हवाला देने पर उमर जवाबन मुस्कुराया और साथ ही इसने केस की ब्रीफिंग देना शुरू कर दी थी।
अभी तक की हासिल करदा तमाम तफ़सीलात और मालूमात उमर ने सबके सामने रख दी थी। हर चेहरा, सपोर्ट और हर दर्जा संजीदा दिखाई दे रहा था। तमाम मालूमात और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते प्लान तरतीब दिया जाने लगा था। सुबह 5 बजे के करीब वो मीटिंग से फ़ारिग होते घर पहुँचा था। हर तरफ सन्नाटा-सा फैला हुआ था। थके-थके कदमों से वो चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा खोलते ही इसकी पहली नज़र ईमान के चेहरे पर पड़ी थी, जो इसी की जानिब रुख़ किए लेटी हवा भर गोश्त के मज़े ले रही थी। इसके तकिए पर पड़े अपने फ़ोटो फ्रेम को उठाते हुए मैंने साइड टेबल पर रखा और इसके साथ नींद तराज़ हो गया। चंद पहले वो इसे सोते हुए खामोशी से देखता रहा था। इसे उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा था। अगर कोशिश कर भी लेता तो मोहतरमा के उठने के इम्कानात यकीनी तौर पर सिफ़र थे। कुछ पल ऐसे ही सोता देखने के बाद उमर इसके माथे पर एक अकीदत भरा लम्हा छोड़ता उठ खड़ा हुआ था। वो सोने का इरादा नहीं रखता था। इसे बहुत से काम निपटाने थे, जो इसके लिए नींद से ज़्यादा अहम थे। अपने कमरे से निकलते अब इसकी मंज़िल अपना ऑफ़िस रूम था। राहदारी अबूर करते हुए इसे बीजान का कमरा रोशन दिखाई दिया। ये उनके उठ जाने की अलामत थी। यकीनन वो नमाज़ फ़जर के बाद अब ज़िक्र इलाही करने में मसरूफ़ थी। उमर सोचता हुआ इनके कमरे में दाखिल हो गया। इसे कुछ पल सुकून के चाहिए थे और जब वो ज़हनी तौर पर थक जाता तो बीजान के पास आ जाता। बीजान की गोद वो वाहिद जगह थी जहाँ सर रखने से इसे ज़हनी सुकून मिलता था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बीजान ने मुड़कर इस तरफ देखा तो सामने थके-थके उमर को देखकर इनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान ने अहाता किया था। बीजान ने उठते पुराने पाँव बंद करके इसे इसकी जगह पर रखा और फिर आँखों पर लगे नज़र के चश्मे को उतारकर साइड टेबल पर रख दिया। जैसे ही वो फ़ारिग होती बेड पर बैठी तो उमर झट से किसी छोटे बच्चे की तरह इनकी गोद में सर रख के सीधा लेट गया था। बीजान ने इसे प्यार भरी नज़रों से देखते मुस्कुराकर इसके माथे पर लब रखे थे। थक गया है मेरा बेटा? उमर की मौजूदा हालत का जायज़ा लेते वो समझ चुकी थी कि वो अभी-अभी घर लौटा है। बीजान के पूछने पर उमर ने आँखें मूंदते सिर्फ़ हंकार भरी थी। थोड़ी देर सो जाओ, अच्छा महसूस करोगे। बीजान ने प्यार से इसके बालों में हाथ चलाते कहा तो उमर ने आँखें खोलते इन्हें गौर से देखा। चंद पल सुकून के चाहिए बस, वो गंभीर आवाज़ में मुख्तसर सा जवाब देते फिर से आँखें मूंद गया। बीजान मुसलसल इसके बालों में हाथ चला रही थी और उमर इनकी गोद में सर रखे आँखें मूंदे चल-पन खुद को आराम दे रहा था। अगर सुकून चाहिए तो अपनी बीवी के पास जाओ। बीजान की शरारत से कहने पर इसने फिर से आंखें खोलते इन्हें देखा। ईमान के जिक्र पर इस बार इसकी सुर्ख बोझिल आंखों में चमक थी जो बीजान ने वाज़े महसूस की थी। अगर वो उठ गई ना तो रहा सहा सुकून भी गायब कर देगी। उमर की बात पर बीजान धीमा सा हंसी थी। बहुत नाराज़ थी कल तुमसे। जानता हूँ। इसकी सुस्त पड़ती आवाज़ को महसूस करते बीजान इसके आराम का ख्याल कहते खामोश हो गई थी। उन्होंने बात को जारी रखना मुनासिब न समझा था। काफ़ी देर उमर इनकी गोद में सर रखे लेटा रहा। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो इसकी ताज़ा किरणें कमरे में दाखिल होती पूरे कमरे को रोशन करने लगी थी। उमर ने मंदी-मंदी आंखें खोलते एक नज़र खिड़की की जानब देखा था तो बाहर अच्छी खासी रोशनी फैल चुकी। नज़रें घुमाते इसने बीजान को देखा जो तस्बीह पढ़ते अभी भी इसके बाद सहला रही थी। उमर को देखते वो मुस्कुरा दी। दीवार पर लगे घड़ी पर वक्त देखते उमर आहिस्तगी से उठ बैठा था। तुम सो गए थे? बीजान ने इसे देखते मुस्कुरा कर कहा जो अपने बालों में हाथ फेरता सूजी आँखों से इर्द-गिर्द का जायज़ा ले रहा था। बीजान की बात पर इसने एक नज़र इन्हें देखा। जानता हूँ, जब भी आपके पास आता हूँ वो मुझे ज़बरदस्ती सुला देती हैं। इसके अंदाज़ में कदरे हफ़्की थी। इसे सोना नहीं था, बस कुछ देर पुरसुकून होना था। पर न जाने बीजान के हाथों में क्या जादू था कि वो हर बार इसके बाद सहलाती से सुला देती थी। सारा इल्ज़ाम इनके सर डालता वो उठ खड़ा हुआ जबकि इसकी बात पर बीजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। धीरे-धीरे कदम लेते हुए इनके कमरे से निकलता अपने ऑफ़िस रूम की जानिब बढ़ गया था। ऑफ़िस रूम में आते ही वो पहले वॉशरूम में दाखिल हुआ, खुद को फ्रेश करते हुए वो दोबारा कमरे में आता ऑफ़िस से सीट संभाल गया। लैपटॉप खोलते साथ ही इसके चेहरे पर संजीदगी छा गई थी। ईमान की आँख खुली तो इसने पूरे कमरे को खाली पाया। तो क्या आज उमर घर नहीं आए? वो सोचते हुए उठ बैठी थी कि इसकी मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि उमर सारी रात घर नहीं आया था। इसे फ़िक्र होने लगी थी कि जल्दी से फ्रेश होती वो नीचे आई जहाँ पर सब घरवाले जाग चुके थे और हस्बे मामूल नाश्ता लगने के इंतज़ार में थे। एक नज़र इसने हफ्सा और अहमद को देखा जो यूनिफ़ॉर्म में इंतज़ार से बैठे थे। शादी के फंक्शन के अख्ताम पर आज वो फिर से कॉलेज जाने को तैयार थे। साथ की भी छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी। वो भी फ़ौजी यूनिफ़ॉर्म में मलबूस इस बात का सबूत दे रहा था कि थोड़ी देर में घर से रवाना हो जाएगा। मोमिन, लकी और हानी भी तैयार से थे। अपनी-अपनी यूनि जाने का इरादा रखते थे। सबको एक नज़र देखते ही वहाँ ने इसे ढूँढना चाहा जो दिखाई नहीं दे रहा था। बीजान को सलाम करते इसकी नज़रें आगे पीछे घूम रही थी। बीजान ने इसके चेहरे पर फ़िक्र और बेचैनी महसूस करते इसके कान में सरगोशी की। आ गया है, ऑफ़िस रूम में है। बीजान के मुस्कुरा के कहने पर ईमान ने चौंक कर इन्हें देखा। फिर इनकी बात का मतलब समझते वो भी मुस्कुरा दी। झट से उठते उसने ऑफ़िस रूम का रुख किया। कदमों से खासी तेज़ी थी।
तेज़ी से ऊपरी मंज़िल पर आते हैं वो ऑफ़िस रूम की जहाँ ने बड़ी कमरे के दरवाज़े पर दस्तक हुई तो उमर ने मसरूफ़ से अंदाज़ में यस कहते अंदर आने की इजाज़त दी। ईमान धीरे से दरवाज़ा खोलती वहीं पर खड़े अंदर झाँकते हुए गर्दन घुमाने लगी। सामने बैठे उमर को लैपटॉप पर झुका देखकर वो रसानिया से कमरे में दाखिल हो गई। गुड मॉर्निंग, ईमान चहक कर कहती हुई उमर के पास आई थी। इसकी आवाज़ समातों से टकराते ही उमर ने एकदम से चौंक कर लैपटॉप से सर उठाते हुए इसे देखा। वो आंखों में हैरत लिए इसे देखने लगा। इसे ईमान के यहाँ जाने का अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था। ईमान मुस्कुराती हुई इसके करीब जा खड़ी हुई। उमर ने इसे सर पैर देखते इसकी जानिब हाथ बढ़ाया तो ईमान ने भी खामोशी से इसके हाथ में अपना हाथ थमा दिया। इसके हाथ थमाने की देर थी कि उमर ने इसे एक झटके से खींचते अपनी गोद में बिठा लिया। नाश्ता कर लिया? चेहरा संजीदा था मगर अल्फाज में नरमी और फिक्र वाज़ह थी। नहीं, आपको लेने आई हूँ। ईमान ने इसके चेहरे का जायज़ा लेती बोली। यकीनन वो नहीं सोया था। ईमान ने इसकी आंखों के सूजे पवेटते देखते हुए दिल में सोचा था, आप रात भर यहीं थे? उमर को जवाब न देते देख ईमान ने फिर से पूछा, नहीं सुबह आया हूँ। वो एक हाथ इसकी कमर में डाले दूसरे हाथ से तेज़ी के साथ लैपटॉप पर उंगलियां चलाते एक किस्म का ईमान को नज़रअंदाज कर रहा था। ऐसा ईमान को लगा। ईमान ने उमर के गाल पर हाथ रखते ज़बरदस्ती इसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। आप कुछ भूल रहे हैं। ईमान ने झांझती नज़रों से उसकी आंखों में देखा। इसके कहने पर उमर सोच में पड़ा था। फिर सर झटकते रूह मोड़ता लैपटॉप पर फिर से काम करने लगा। बाद में याद करूँगा, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ। ईमान का चेहरा एकदम से संजीदा हुआ था। होठों के किनारों पर उमड़ती मुस्कुराहट हमदम सी हो गई थी। फिर क्या फ़ायदा, आप लेट हो जाएंगे? ईमान इसकी गर्दन में बाजू डालती सरगोशीनुमा आवाज़ में बोली थी, ईमान यार बाल पीछे करो, नज़र नहीं आ रहा कुछ। ईमान ने कदरे हफ़्की से उमर ने कदरे हफ़्की से कहा तो ईमान ने इंतहाई संजीदगी से इसके मसरूफ़ नज़र आते चेहरे को देखा था। वो अजीब सी नज़रों से उमर को देखने लगी थी। उमर ने इसकी नज़रें खुद पर महसूस करते एक नज़र इसे देखा जिस पार संजीदा सा चेहरा लिए अब इसे घूर रही थी। ईमान कैसे खुद को ईमान को ऐसे खुद को ऐसे घूरते देख उमर का अंदाज़ा हो गया था कि इसको अपने इग्नोर किया जाना पसंद नहीं आया। उमर के देखने पर ईमान ने जैसे अब जानबूझकर अपना चेहरा उसके मुकाबले ऐसे किया जिससे सारे बाल बिखर कर सामने आ गए और लैपटॉप की नज़र आती थोड़ी बहुत स्क्रीन भी ईमान के बालों के पीछे छुप गई थी। और मैंने इंतहाई बेबसी से उसे देखा था। मीना जान, मैना जान, तुम्हारे ये शरारती बाल बार बार मेरे सामने आ रहे हैं। अगर तुम इन्हें पीछे नहीं करोगी तो मेरा सारा ध्यान बैठ जाएगा और मैं काम पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगा। क्या ख्याल है, थोड़े से पीछे कर लो प्लीज़? तो मैंने कहते साथ एक हाथ से इसके बाल बिखरे बाल पीछे करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। इसके हाथ से ईमान के बाल फिसलते फिर से इसके सामने लहराने लगे थे। इसके बालों से उमड़ती भीनी भीनी खुशबू उमर को मदहोश करने लगी थी। ये वही जानता था कि इसने खुद पर कैसे काबू रखा हुआ था। एक तो वो इसकी गोद में बैठी हुई थी, ऊपर से बार बार अपने आज़ाद वाली इसके चेहरे के करीब लहरा रही थी। क्या चाहिए? उमर ने हार मानते हुए उसे देखा था। सबके साथ नाश्ता और वो जो आप भूल गए हैं। इसकी फरमाइश पर उमर सोच में पड़ा। फिर अचानक से याद आने पर इसने ईमान के गाल पर नरमी से लब रखे थे। आई लव यू। उमर के सरगोशी नुमा आवाज़ में कहने पर ईमान मुस्कुराई थी। अब नाश्ता फिर कोई और काम। ईमान जोश से उठती उमर का लैपटॉप बंद कर गई और ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ते इसे उठाने लगे। उमर ने भी इसके इसरार पर हार मानते साथ चलने का इरादा किया और उठ खड़ा हुआ। वो दोनों डाइनिंग एरिया में पहुंचे तो सबने इन्हें दिलचस्पी से आता देखने लगे थे। सबको सलाम करते वो अपनी जगह पर बैठे थे। उमार साहब ने मुस्कुराते हुए सोफ़िया बेगम को देखा। ये पहली बार था कि जब उमर काम छोड़ते नाश्ता करने आया था। ऐसा करवाने वाली इकलौती ईमान थी। अगर वह कभी मसरूफ़ होता तो नींद और भूख पर काम को तरजीह देता, जो गलत था। वे ईमान ने, तुमने टेस्ट करवा लिए? बीबी शिरीन के कहने पर ईमान के चेहरे से मुस्कुराहट पल में हवा हुई थी जबकि उमर मुकम्मल तल्खी ज़ाहिर करता नाश्ता करने लगा था। ईमान अभी कुछ बोलने का सोच ही रही थी कि सोफ़िया बेगम बोल पड़ी, बीबी शीरी, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सोच रहे थे। ईमान ने तशक्कुर भरी नज़रों से इन्हें देखा था जैसे बीबी शीरी के जरा से बचा गई थी। लो, चलो कोई नहीं, अल्लाह देगा। बीबी शीरी मुंह बनाते खामोशी से नाश्ता करने लगी थी। पर खुदा, क्या सोचा फिर तुम लोगों ने? वेकेशन के बारे में कहाँ जाने का इरादा है? कमाल सबकी बात पर उमर लाजवाब सा था। इस बारे में तो वो कोई इरादा नहीं रखता था बाबा। सोचा नहीं है अभी मैंने। मुख्तसर सा जवाब देते इसने जैसे बात ख़त्म करना चाही। तो ईमान बेटी से पूछ लो, जहाँ वो जाना चाहे वहाँ का प्लान बना लो। वहाँ साहब ने अब की बार ईमान को देखा तो वो उमर को देखने लगी। मुझे कोई ख़ास जगह नहीं पसंद, जहाँ उमर ले जाए। वो धीमी सी आवाज़ में मिनमिनाई। उमर ने कमाल साहब से कुछ कहना चाहा था मगर फिल वक्त वो ये सोचकर खामोश हो गया था कि पहले ईमान से बात करे, अगर इसे कोई एतराज़ ना हो तो फिर वो इनसे बात कर लेगा। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएंगे। और सोचने की बात है कि उमर ने ऐसी कौन सी बात करनी है जो पहले कुमार साहब से करना चाहता था।
फिर ईमान से भी पूछना चाहता था, शायद शायद नहीं, यकीनन, पता नहीं क्या होगा। ओके, तो होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगा, होपफुली आपको नावल पसंद आएगा। एंड अगर आपको मेरी वॉइस पसंद है तो यार कमेंट करके बता दिया करो, थोड़े से फराह दिली के साथ कमेंट्स किया करो यार, मेरे पढ़ने होता है, थोड़ा दिल खुश हो जाता है, थोड़ा खून बढ़ जाता है, थोड़ा ना नेक्स्ट एपिसोड पढ़ने पे मज़ा भी आता है। तो अब मैं कमेंट्स रीड करूँगी, तो करती हूँ आप कमेंट्स रीड के क्या क्या शाहकार छोड़े हैं मेरे शाहीनों ने। ओके, तो कमेंट्स, पहले सबसे पहले तो आपका सबका शुक्रिया यार जो इतना टॉलरेट कर रहे हो। बाकी ये लेट एपिसोड आने का बोला था, मगर अब तो डेली आएगी ना, सो चिल चिल एंड चिल चिल चिल, बस चिल। आगे आज भी मानो शकील, इस बार बहुत लेट एपिसोड दिया, हम कब से वेट कर रहे थे, ओ माय गॉड, सो सॉरी यार, मगर अब ट्राई करूँगी ना आपको टाइम टू टाइम मिले। यार असल में ना मैंने नया-नया कॉलेज शुरू किया, तो थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही थी, तो इस वजह से। अब इंशाल्लाह डेली आएगी। और इसके बाद सबमरीन सबमरीन भेजती हैं, ऑसम, ईमान तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ब्रो, हर बीवी का यही है, किसी का कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ़ ईमान नहीं है, हर बीवी का कुछ नहीं हो सकता है। तो वैसे ईमान का तो वाक़ई कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उमर कुछ होने ही नहीं देगा ना। हुँ, हुँ। आगे साजिद माजिद मुगल ने किया नाइस नोवेल, थैंक यू सो मच। आगे मानो शकील ने फिर से किया है कि माइंड ब्लोइंग रॉक्ड एपिसोड, अब डेली एपिसोड देना है इंशाल्लाह डियर, इंशाल्लाह। ब्रो पक्का, अब तो मैंने भी सोच के रखा है कि डेली देनी है। आगे मोहम्मद इब्राहिम ने किया यार रियली आई मिस्ड यू, बट शॉपिंग पर उमर की हरकतों ने तो वाकई तपा डाला है, लाइक सीरियसली, बंदा तो नेक्स्ट टाइम शॉपिंग का नाम लेते भी 100 बार सोचेगा। उफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई विश यू अ लॉट डियर। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया था, आप लोगों के इतने मज़े मज़े के कमेंट्स को मैंने रियली मिस किया था। आगे ये तो वाकई ये बंदा अगली बार ऐसी शॉपिंग पे जाने से भी 100 दफ़ा माजरत ही करेगा कि मैं नहीं जाना भाई। आगे मोहम्मद हाशिर ने किया कि ज़बरदस्त एपिक, थैंक यू सो मच। अरीबा रज़ा ने किया कि अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू सो मच। आगे शबनम शबनम ने किया शुक्रिया एपिसोड डालने के लिए। यार इतना शुक्रिया करके अब एम्बेरस तो नहीं ना करो। आगे ताहिर महमूद ने किया अब बंदा रोए बिना अपनी मर्ज़ी से, नेचुरल लाइन, सही बीवियों वाली। ज़ाहिर सी बात है वो बीवी थी तो बीवियों वाली लाइन बोलनी थी। आगे महविश राजा ने किया है कि the epic was too much amazing and fantastic. One of the most captivating aspect of this novel is its unexpected twist and surprises. Desperately waiting for the next episode. Okay, thank you so much, Mavish, and here's your episode. Enjoy it, baby. आगे आके आता है कि सलमान भिंदर ने किया है कमाल का नॉवल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सलमान भिंदर जी। आगे क्या है, मिरहा मलिक टिकट, टू गुड एपिसोड, थैंक यू सो मच। आगे मुदस्सिर सजाद सजाद, आई थिंक सो, वेरी नाइस एपी, नेक्स्ट एपी जल्दी प्लीज़। चलें जी, जितनी जल्दी आपने कहा था उतनी जल्दी वो आ चुकी है। शमास ने किया अमेजिंग, थैंक यू। आगे किया है जी रमीन, आई थिंक सो ये न्यू है कोई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू द चैनल अगर आमीन, क्योंकि मैं आपका आई थिंक सो पहली दफ़ा कमेंट पढ़ रही हूँ, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपने भी किया है। मैं तो ये सोच रही थी इतना ड्रेसेस अगर हर रोज़ भी एक पहने तो तब भी ख़त्म ना हो साल में। वाह भाई क्या अजीम काम किया उमर, ना स्टैंडर्ड हाई करके चला गया, बदतमीज़ इंसान। कि बस यार बात तो सच है। वैसे 500 उसने ड्रेसेस लेके दिए हैं, कुछ 4-5 नहीं 10-15 तो पहले भी लेके आए होंगे। तो वैसे एक साल में 360 दिन होते हैं, वो तो पूरा साल भी पहने रिपीट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ऐसा बंदा चाहिए। बस है नहीं है वैसे, बाकी स्टैंडर्ड हाई करके चला गया। राइटर ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। ओके जी, हमारे कमेंट्स भी हो गए रीड। थैंक्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना लव करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।